बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। 3 मुकदमात, 3 फैसले, तीनों पर तनकीद। मरीम का पासपोर्ट वापस किया गया लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से। मुनस लाई के खिलाफ जो FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था वो खारिज कर दिया लाहौर हाई कोर्ट ने। और इमरान खान के खिलाफ जो तौहीन अदालत की कार्रवाई थी वो ख़त्म कर दी गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तीनों फैसलों पर मुख्तलफ अंदाज में तनकीद हो रही है। हम इन तीनों मुकदमात की तफसीलात जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने रख देंगे और फिर आप खुद सोचिएगा कि आपने किस फैसले पर तनकीद करनी है। और फिर खान साहब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए हैं तो उन्होंने वहाँ कुछ ऐसी बातें की हैं जिन पर तबसरा किया जा सकता है। और फिर खान साहब ने एक और बात आज कर दी है वहाँ निकलते हुए कि जनाब जब पीछे मुज़ाकरात चल रहे हों आर्मी चीफ के साथ मुलाकात के हवाले से उन्होंने कहा तो फिर चुप रहना ही बेहतर होता है। तो खान साहब किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने फॉलोअर्स को धोखा दे रहे हैं, अपने चेलों को धोखा दे रहे हैं, किसको धोखा दे रहे हैं? इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले दो छोटी छोटी बातें। कल मैंने आगाज़ में अपने वीलाग में ये जिक्र किया था, मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो फरमाया था कि जनाब वो इन्होंने लेवी शेवी जो है वो नहीं लगाई, IMF पता नहीं क्या करेगी, अल्लाह खैर करे। और फिर मैंने इसाक डार साहब के ज़राए से ये आप तक खबर पहुंचाई थी कि टेंशन वाली बात नहीं है। आज इसाक डार साहब ने हामद मीर के प्रोग्राम में यही बात दोहराई है और उन्होंने कहा कि जनाब मिफ्ता इस्माइल को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। IMF को मैंने डील करना है, मुझे पता है मैंने कैसे डील करना है। सैलाब की वजह से जो हमारी मईशत को नुकसान पहुंच रहा है और पहुंचा है और मज़ीद मदद की ज़रूरत है, उसके तनाज़ुर में वो मुतमिन हैं कि IMF के साथ हम मामलात सीधे कर लेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। और उन्होंने तो मिफ्ता साहब को और इमरान खान को भी उन्होंने शटअप कॉल दी है और उन्होंने कहा जनाब खान साहब मुँह बंद रखो, मैं जो थोड़े बारे जानना तुझ नहीं जानते, वो मुझे पता है यार। वो ये खबरें आ चुकी हैं, वो खान साहब जाते होते थे इनके पास चंदा लेने के लिए और ये फिर चंदा दे देते थे और वो साइकिलों की दुकान की बात करते थे इमरान खान साहब, लेकिन चंदा सागदार सब से लेते थे कि इनके अब्बा जी की जनाब साइकिलों की दुकान थी। वो कहते हैं मैंने कब इनकार किया कि मेरे वालिद साइकिलों के स्पेयर पार्ट्स वगैरह के बिज़नेस से वाबस्ता नहीं थे, लेकिन उन्होंने बाहर पढ़ाया हमें। उस वक्त भी इस पोजीशन में थे मेरे वाला साहब कि हम अपने खर्चे पर बाहर पढ़ने के लिए गए थे। वो कोई स्पोर्ट्स बेस पे या उस बेस पे दाखिला शाखिला नहीं हुआ था। तो बहरहाल वो उन्होंने धमकी दी और मेरा ख्याल है कि जो जिस तरह अग्रेसिवली साकडार साहब खेल रहे हैं आजकल वापस आने के बाद, उन्होंने खान साहब का जो माजी है ना बहुत सारी चीज़ें खोल के रख देनी है। और राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जनाब खान साहब तकड़े होके आना इस्लामाबाद, आप भी नाल आना, ये ना हो कि तुम सिर्फ। और इनकी खान साहब जो प्लानिंग है ना, खान साहब ने ये प्लानिंग भी अपनी थोड़ी सी बता दी है। खान साहब ने फरमाया कि जनाब मैं जो है मेरे 3-4 बंदों को मैंने बता दिए हमने क्या करना है जब इस्लामाबाद में आना है। तो फिर इनसे वो इनको नहीं पता चलना कि हम क्या कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि खान साहब को नहीं पता चलना। वो पता ये चला है खान साहब की प्लानिंग इस तरह की है। मैंने पिछले एक और वीलाग में पीछे जिक्र किया था कि खान साहब की प्लान ये है कि KP में भी वो बंद कर दिया जाए सड़कों को और पंजाब में भी कर दिया जाए। गिलगित बल्तिस्तान में जहाँ जहाँ इनकी हुकूमतें हैं वहाँ सड़कों को आवाम आ जाए सड़कों पे। पंजाब नहीं आने वाला, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। और खान साहब की ये प्लानिंग फेल हो जानी है, बल्कि तकरीबन फेल कर दिया राना सनाउल्लाह ने। राना सनाउल्लाह की इन्फॉर्मेशन जो है जो उनकी एजेंसियाँ हैं सियासतदारों की वो बड़ी एक्टिव हैं इस वक्त। और लम्हा बेलम्हा जो रिपोर्टें हैं वो ऐसी उम्मीद अफजा रिपोर्टें जो हैं वो सामने आ रही हैं कि खान साहब का वो जो दाल गलाना चाहते हैं वो नहीं गलनी। और फिर ये बड़ी अफवाहें हैं कि जनाब परवेज़ इलाही साहब जो चले गए हैं लंदन, तो शायद वहाँ को मुलाकात वगैरह होगी उनकी, वो भी कुछ लेने गए हैं, भीख मांगने गए नहीं। मेरे इत्तला के मुताबिक उनकी मियाँ नवाज शरीफ से कोई मुलाकात जो है वो शेड्यूल नहीं है। वो वहाँ जाके क्या करते हैं क्या नहीं करते, मुलाकात के लिए कोशिश करते भी हैं या नहीं करते, ये मुझे मुश्किल लग रहा है। खुशफहमी है नून लीग वालियां दी कि जनाब वो खैरात लैन गए ने
पंजाब हुकूमत दी। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मुश्किल मामला है। और फिर खान साहब को तो पता ही नहीं होता था बेचारों को कि जब डॉलर की कीमत बढ़ गई, मेरी अहलिया ने बताया, पता नहीं किसने बताया, और फलां काम हुआ तो मैंने टीवी देख के मुझे पता चला ये हो गया है। एक दिन मेरी बेगम ने कहा कि इमरान खान तुम वज़ीर आज़म हुए, मैं तो भूल ही गया था मैं वज़ीर आज़म हूँ। खान साहब को अब भी नहीं पता कि वो वज़ीर आज़म रहे हैं, जब वज़ीर आज़म थे तब भी नहीं पता था कि वो वज़ीर आज़म है। तो खान साहब की ये इस तरह की है। और खान साहब फिर कहते हैं कि जनाब देखें ये कि शहबाज शरीफ जो नवाज शरीफ से मुलाकातें कर रहे हैं, मुशावरत कर रहे हैं, तो ये कौमी राज ज़ाहिर कर रहे हैं। खान साहब तुसी भी याद करो, तुसी गैर मुल्की टीवी ਨੂੰ इंटरव्यू ਦਿੱਤਾ ਸੀ और तुसी अपनी अहलिया के हवाले ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ कि मैं तमाम जो रियासती मामलात हैं अपनी अहलिया के साथ डिस्कस करता हूँ, क्योंकि वो बड़ी ज़हीन व फ़तीन खातून है। आपने ये बताया था, आप ही ने कहा था। इसका मतलब ये है कि आप भी अपने घर वालों को भी राज नहीं बता सकते होते, कौमी राज। तो आप तो अपने आपने खुद तस्लीम किया हुआ है कि मैंने अपनी अहलिया के साथ ये बातें शातें की थी। अच्छा, अब आते हैं इनकी तरफ जो मुकदमात हैं। खान साहब का मौजू फिर आएगा, लेकिन मुकदमात की तरफ अब खान साहब से शुरू कर लेते हैं। अतर मनील्ला साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, उन्होंने कहा कि जनाब हम मुतमिन हैं, नीयत ठीक लग रही है खान साहब की, ओके है, बयान अल्फी भी ठीक है। तो ये माफ़ी मांगने भी गए थे ज़ेबा चौधरी की अदालत में, तो हम डिस्चार्ज कर रहे हैं इनको वो तौहीन अदालत के नोटिस से। तो वहाँ जो वफाकी हुकूमत के वकील थे, एडिशनल अटारनी जनरल आमिर रहमान साहब, उन्होंने एतराज़ किया। उन्होंने कहा जनाब ये माफ़ी मांग आप खुद कह रहे हैं, अदालत खुद कह रही है कि बादी नज़र में इमरान खान ने तौहीन अदालत का इर्तिकाब किया है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जनाब मुतमईन है। वो कहते हैं खान साहब का जो बयान हल्फी है, ये खान साहब ने कहाँ कहा है या कहाँ लिखा है कि मैं गलती पर था। इन्होंने तो अपनी गलती मानी ही नहीं। कोई एहसास वगैरह की बात कर रहे हैं, लेकिन गलती मानी ही नहीं। अगर गलती मान लेते तो फिर माफ़ी भी मांगते। ये तो कुछ और तरह की बातें खान साहब ने की हैं। और फिर वो कहते हैं खान साहब ने गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी, तो आप देख लीजिएगा इस चीज़ को। तो बहरहाल अदालत ने कहा जी आप अपनी जो है ना गुजारिशात ये तहरीरी शक्ल में अपनी मरूज़ात दे दीजिएगा, वो हम उसको देख लेंगे, फैसले में शामिल कर लेंगे, उस पर बात कर लेंगे। लेकिन हम जो इनके खिलाफ शोकाज नोटिस था तौहीन अदालत का, वो ख़त्म कर रहे हैं। तो खान साहब बड़े खुश निकल गए वहाँ से, जनाब ओके हो गया। तो अब जो वैलिड मुझे लग रहा है आमिर रहमान का जो नुक्ता नज़र है या जो उनके पॉइंट हैं, जो दलाइल हैं, उनमें वज़न है। लेकिन वो एक तौहीन अदालत में एक और मामला भी है कि वो कहती हैं अदालतें कि जनाब ये जो तौहीन करने वाला बंदा मुलज़म जो है और अदालत उनका आपस का मामला है, तो अदालत चाहे तो माफ़ कर सकती है। कानूनी तौर पे कोई पाबंदी नहीं है कि लाजमी हर हाल में सज़ा देनी है। लेकिन ये देख लीजिएगा आप कि ये जो ज़मीनी हक़ाइक़, जो अमर वाक़या, जो लाडले वाली बात है कि खान साहब लाडले, और फिर जब मरियम के पासपोर्ट वाली बात खान साहब से लोगों ने पूछी वहाँ साफ़ियों ने कि मरियम नवाज़ का जो पासपोर्ट है वो उन्होंने वापस दे दिया है, हुक्म हो गया है लाहौर हाई कोर्ट से। तो खान साहब फरमा रहे हैं कि जनाब इस फैसले से, मरियम वाले फैसले से ज़ाहिर हो गया है कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, कानून की हुक्मरानी नहीं है। ताकतवर के लिए और कानून है, कमज़ोर के लिए और कानून है। अब खान साहब आपको ये नवाज शरीफ को वो कह रहे हैं जनाब अपील में मुलज़म पेश नहीं होते, जेल में भी होते हैं बात का। तो उसको कह रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज कि जनाब क्योंकि आप पेश नहीं हो रहे, इसलिए आपकी जो अपील है हम खारिज कर रहे हैं नवाज शरीफ की। और खान साहब एतवार वाले दिन बगैर पेश हुए उनकी ज़मानत हो जाती, एक दफ़ा नहीं, एक से ज़्यादा मरतबा। मुत्तहदा अदालत में भी ऐसे यानी जब मुलज़म पेश नहीं होता तो वो उसकी बेल खारिज हो जाती है, लेकिन वो पेश नहीं हुए। ठीक है जनाब, इस्तिस्ना दे दिया उन्होंने हाज़िरी से, ओके जनाब चलें आप खान साहब ये कानून की जो हुक्मरानी ने आप जो कहे ना आपके लिए वो काम हो रहा है। आप मरियम नवाज़ पे ये दूसरों पे डाल रहे हैं कि जनाब इससे साबित हो गया कि कानून की हुक्मरानी नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, कानून की हुक्मरानी नहीं है। आपके खिलाफ जो मुकदमात हैं उनसे ये साबित होता जा रहा है।
पता चल रहा है कि हाँ यार ये वाक़तन लाडला है। और फिर जो मरियम वाला केस है, मरियम वाला केस क्या है, 2019 में वालद साहब से मिलने जाती हैं जेल में, वहाँ गिरफ्तार कर ली जाती हैं वालद साहब के सामने, और केस बनता है जनाब चौधरी शुगर मिल, कोई जनाब मनी लॉन्ड्रिंग टाइप को इस तरह का केस बनाया जाता है, फेक अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन, बाहर से पैसे अंदर से पैसे, गिरफ्तार कर ली जाती है, जेल चली जाती हैं, नैब की कस्टडी में रहती हैं। फिर उनकी बेल हो जाती है लाहौर हाई कोर्ट से, और लाहौर हाई कोर्ट से वो अक्टूबर 2019 में जब उनकी बेल होती है तो साथ ही वो कहते हैं जनाब वो 7 करोड़ रुपये इल्ज़ाम है, 7 करोड़ रुपये नकद जमा करवा दें और पासपोर्ट जमा करवा दें। ये पौने 4 साल, तकरीबन 4 साल ही हो गए पूरे, 4 साल तक उसकी ना तफ्तीश मुकम्मल हुई, ना ही चालान सबमिट हुआ। यानी ऐसे मुकदमे में उनका पासपोर्ट, उस वक्त हुकूमत किसकी थी, इमरान खान साहब की, और नैब न्याजी गठजोड़ जो है वो तश्ते ज़बान था, खुल गया हुआ था रोज़े रोशन की तरह। तो वो उनकी ना तहकीकात मुकम्मल हुई, ना इंक्वायरी, ना तफ्तीश, ना ही चालान सबमिट, ना ही रेफरेंस। तो फिर एक ऐसा मुकदमा जो वजूद ही नहीं रखता, जो मौजूद ही नहीं है, तो उसमें पासपोर्ट रखने का क्या तुक बनता है? वो तो मुकदमा खारिज हो जाना चाहिए, वो जो FIR जो उन्होंने इंक्वायरी शुरू की थी वो मनसूख हो जाना चाहिए, तनसीख उस पर खत तनखीस फेर देना चाहिए। लेकिन वो बहरहाल पासपोर्ट पहले भी कोशिश की थी उन्होंने उस वक्त कि वाला साहब से मिलने जाने के लिए, तो फिर वो उन्होंने दरख्वास्त वो पड़ी रही। तो आज उन्होंने कहा जनाब कि वो दरख्वास्त चलो वापस ले लेते हैं। फिर अप्रैल वाली दरख्वास्त जो अप्रैल में इन्होंने दरख्वास्त दायर की थी उम्रा पर जाने के लिए, वो भी वापस ले ली थी। एक बेंच, 2 बेंच, फिर तीसरा बेंच, फिर चौथा बेंच, इस तरह की वो कोई घुमा दिया था हाई कोर्ट ने उनको। अब आप खुद देख लीजिए कि उस मुकदमे में जो मौजूद ही नहीं है, किसी का पासपोर्ट जब्त करना या अपने कब्जे में करना, उसका कोई तुक बनता है? अब खान साहब ये कह रहे हैं कि ये होती है जनाब लाकानूनियत, ये होती है गरीबों के लिए अलग कानून और अमीरों के लिए अलग कानून की रवायत, जो खान साहब फरमा रहे हैं। बहरहाल ये भी रख दिया मैंने आपके सामने। अब एक और इशू है, वो है जनाब मुनस इलाही साहब का। मुनस इलाही साहब पर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने रहीम यार शुगर मिल्स के कुछ मुलाजमीन उनके ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग की, और बड़ी लंबी चौड़ी की, और 20 साल तक तकरीबन लगे रहे। वो जनाब शुगर इंक्वायरी कमीशन की एक रिपोर्ट थी, उसकी बुनियाद पे FIA ने इंक्वायरी शुरू की, और 6 जाली अकाउंट्स छोटे छोटे मुलाजमीन के नाम पे, 2 के 2 दस्तखत भी जो हैं वो उन्होंने तस्लीम कर लिया कि जनाब हमारे ही हैं। तो वो जनाब केस बन गया। अच्छा, अब उसमें 13,144 सफ़ात पर मुश्तमिल जो है वो चालान सबमिट हो चुका है। जब चालान सबमिट हो जाए तो फिर अदालत कहती है ट्रायल कोर्ट से जाके वो आप अपनी बरीयत करवाएं। इवन ये कि जब चालान सबमिट हो जाए बेल भी नहीं होती, बेल का मामला भी वो कहते चलो जनाब आप तो ट्रायल पे चले गया, मामला ट्रायल शुरू हो गया तो आपने बरी हो ही जाना है, तो बेल कैसी? अब इस केस में भी जो वकील थे अमजद परवेज साहब, जो मरियम के वकील हैं, उन्होंने वही बातें की जो रमज़ान शुगर मिल वाले केस में उन्होंने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के लिए दलाइल दिए थे। जनाब नैब ने पहले इंक्वायरी की हुई है इसकी, और फिर अब FIA वाले इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो इसमें जज साहब जो हैं जिन्होंने ये मुकदमा खारिज किया है मुनस इलाही का, ये हैं असद जवेद घुराल साहब। उन पे एतराज़ किया है अताउल्लाह तारड़ साहब ने, जो मामले खसूसी हैं वज़ीर-ए-आज़म के। उन्होंने कहा जनाब ये तो चौधरियों के बड़े करीबी लोग हैं, असद जवेद घुराल साहब जो हैं गुजरात के हैं ये तो इनको सुनना ही नहीं चाहिए था। ऐसी कोई बातें उन्होंने की हैं, यानी तासर ये मिल रहा है उनकी गुफ्तगू से कि ये जनाब उन्होंने डंडी मारी है एक तरह से, या उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ दिया है असद जवेद घुराल साहब ने। अब इनकी बात में किस हद तक सदाकत है? आपको ये घुराल फैमिली जो है ये वाक़तन चौधरी फैमिली के बहुत करीब काफ लीग में, और खालिद जवेद असगर घुराल साहब पार्लिमानी सेक्रेटरी भी रहे हैं।
اور پھر وہ 2001 سے 2008 تک اور پھر 2008 سے 2013 تک ایم پی رہے ہیں کاف لیگ کے ٹکٹ پر. تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ان کی فیملی اور ان کی فیملی چودھریوں کی فیملی بہت قریب ہے. اور یہ جو گھرال صاحب ہیں اسجد جاوید گھرال صاحب، یہ اس بینچ میں بھی شامل تھے جس کا پھڈا ہوا تھا. جب شہباز شریف کی بیل ہوئی تھی تو جو 2 رکنی بینچ تھا، سردار سرفراز ڈوگر صاحب اور اسجد جاوید گھرال صاحب، یہ گھرال صاحب جونیئر تھے تو ڈی بی میں یہ گئے تو چیمبر میں یہ انہوں نے فیصلہ کیا، باہر جو اناؤنس کیا گیا کہ شہباز شریف کی درخواست ضمانت منظور کی جاتی ہے. بعد میں تفصیلات دیتے ہیں. تو پھر یہ جب اپنے چیمبر میں گئے تو وہاں جا کے انہوں نے کہا جناب میں تو نہیں دستخط کرتا. جب بھیجے گئے تو پھر دونوں نے الگ الگ فیصلے لکھے، ایک دوسرے کے خلاف دونوں نے ریمارکس وغیرہ بھی دی. اس وقت بھی یہ بات آئی تھی کہ چودھریوں کے ساتھ ان کے، میں نے ایک ویلاگ کیا تھا اور ان کے چودھریوں کے ساتھ جو روابط ہیں اس پہ میں نے تفصیل سے بات کی تھی. اور خالد جاوید اصغر گھرال صاحب کا بھی ذکر میں نے اس وقت جو ایم پی اے صاحب سابق ایم پی ہیں، وکیل بھی ہیں، وہ بھی میں نے ذکر کیا تھا. اور پھر 3 رکنی بینچ بنانا پڑا تھا دوبارہ. علی باقر نجفی صاحب کی سربراہی میں، عالیہ نیلم صاحبہ بھی شاید اس میں تھیں، وہ 3 رکنی بینچ بنانا پڑا تھا. قاسم خان اس وقت چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ کے. تو پھر اس بینچ نے سرفراز ڈوگر صاحب کی جو ججمنٹ تھی اس سے اتفاق کیا تھا. اسجد جاوید صاحب کی جو ججمنٹ تھی اس کو انہوں نے کہہ لیا آپ رد کر دیا تھا اور ضمانت ہو گئی تھی. اب جو اسجد جاوید گھرال صاحب کی فیملی کے تعلقات کی جو بات ہے، یہ مئی 2020 کی بات ہے، جب عمران خان ان کے اوپر دوبارہ چڑھائی کر دی تھی. پرویز الہی صاحب کے اوپر وہ اسپیکر تھے اور چوری شجاعت کے اوپر اور نیب نیازی گٹھ جوڑ کے تحت ان کے خلاف ایک پرانا مقدمہ جو تھا جو مشرف دور میں جس کی انکوائری بند ہو گئی تھی، وہ دوبارہ ری اوپن کر لیا تھا انہوں نے. اور ان کی کافی دوڑیں لگوائی تھیں پرویز الہی صاحب کی اور شجاعت صاحب کی. اچھا، وہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں کوائشمنٹ کے لیے آئے تھے کہ جناب اس کو خارج کر دیا جائے، دوبارہ انکوائری نہیں ہو سکتی. وہ جو بینچ بنا تھا، وہ بینچ بنا تھا شہباز رضوی صاحب کا اور اسجد جاوید گھرال صاحب کا. اس وقت جو بات عطا تارڑ اب کہہ رہے ہیں اس پہ عمل ہوا تھا اور اسجد جاوید گھرال صاحب نے اس کیس کی سماعت سے معذوری ظاہر کر دی تھی. اور وجہ یہی تھی کہ ان کے چودھری برادران کے ساتھ فیملی مراسم ہے، بہت قریبی ہیں ایک دوسرے کے، اس لیے انہوں نے مناسب سمجھا کہ اس کیس کی سماعت نہ کی جائے. اگر وہ ریکارڈ نکلوا لیا جائے مئی 2020 والا، جب انہوں نے پرویز الہی اور چوری شجاعت کے مقدمات کی سماعت سے معذوری ظاہر کی تھی، انکار کیا تھا ذاتی تعلق کی بنا پہ، تو اب پھر مونس الہی والا کیس کیسے سن لیا انہوں نے؟ اور پھر وہاں انہوں نے یہ بھی کہا جناب تو بینک کو مقدمہ درج کروانا چاہیے تھا. تو وکیل نے کہا، سرکاری وکیل نے، کہ بینک تو خود شریک مجرم ہے، اس میں شریک جرم ہے، وہ کیسے مقدمہ درج کرواتے؟ بہرحال انہوں نے نہ وہ کوئی 13,144 مقدمہ صفحات پر مشتمل چلان کو دیکھا اور نہ ہی جو دیگر قانونی پہلو تھے کہ جناب چلان سبمٹ ہونے کے بعد درخواست قابل سماعت نہیں رہتی. تو وہ کہتے میں نے پہلے ایڈمٹ کر لیا تھا، چلان بعد میں ہوا ہے. چلان شاید وہ جو کہتے 30 ستمبر کو ہوا ہے، درخواست پہ میں نے 29 ستمبر کو ہوا ہے اور چلان جو سبمٹ ہوا تو میں نے تو پہلے ہی اس میں نوٹس کر دیے تھے. تو وہ بہرحال اس میں سے نکل گئے ہیں. اب مونس الہی صاحب کو ریلیف ملا، وہ بھی میں نے بتا دیا. جو اعتراض ہے جج پہ وہ بھی میں نے بتا دیا. مریم والا جو کیس ہے وہ بھی میں نے بتا دیا. لیکن اسجد جاوید گھرال والا جو ہے، اب خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ امیر کے لیے اور قانون، غریب کے لیے اور قانون، بھائی میرے وہ جو بینچ کے مریم والے بینچ کے سربراہ ہیں، ان کے داماد جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ایم پی اے ہیں، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی صاحب کے جو داماد ہیں علی سائی صاحب، ابھی ضمنی الیکشن میں جیت کے آئے ہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ، افضل سائی صاحب کے صاحبزادے. بہرحال ججوں کی رشتہ داریوں کے حوالے سے تنقید نہیں کی جانی چاہیے. اور پھر جب حلف اٹھا لیتے ہیں جج صاحبان تو پھر ان کی جو پچھلی وابستگی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. اور بہرحال جو گھرال صاحب کا معاملہ ہے جو تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں، تو وہ پھر ان کی اگر 2020 والی جو فیصلہ ہے کہ میں نے نہیں سننا،
चौधरी शजात वाला और चौधरी परवेज़ लाही के ख़िलाफ़ जो नैब केस था, तो फिर उसके तनाज़रे में अगर देखा जाए तो फिर उनको मुनिस लाही वाला जो केस है वो भी नहीं सुनना चाहिए। अच्छा, अब खान साहब ये रौला डाल रहे हैं कि जनाब मेरे फ़ोन टेप हो रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे मैं गद्दार हूँ। तो खान साहब आप ही कहा करते थे कि जनाब वो जो हमारी एजेंसियाँ हैं बड़ी मुब्बे वतन हैं, हर एक के फ़ोन टेप होते हैं, मेरे फ़ोन भी टेप होते हैं जब आप वज़ीर-ए-आज़म थे। तो अब आपको तक, और फिर साइफ़र वाली बात जो कल मैंने की थी असद उमर के हवाले से कि वो डिक्लासिफ़ाई कर दी थी, हमने ओपन कर दी थी, तो खुफिया सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं रहा था। तो खान साहब ने आज यही बात की है। 2 दिन पहले कह रहे थे सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई, हम अदालत में जाएंगे। आज उन्होंने भी ये कह दिया कि वो तो जनाब हमने ओपन कर दिया था, खोल दिया था, डिक्लासिफाई कर दिया था। और फिर खान साहब जो और बात उन्होंने साफ़ियों ने पूछा उनसे कि साफ़ियों ने कहा जनाब आप वो टीवी चैनल पे बैठ के कह रहे थे, उन्होंने पूछा कि जनाब आपकी मुलाकात हुई है आर्मी चीफ के साथ, खातून एंकर ने, तो आपने कहा कि झूठ मैं बोलना नहीं चाहता, सच मैं बोल नहीं सकता। ये क्या है, बोलें सच, ला इलाहा इल्लल्लाह की ताकत के साथ बोलें। तो उन्होंने कहा कि यार जब वो नेगोशिएशन हो रही हो ना, मुज़ाकरात वगैरह हो रहे हों, तो फिर चुप ही रहना चाहिए। खान साहब ने ये बात कर दी। इन्होंने ये कहा कि हमारी कोई पीछे उनके साथ, रावलपिंडी वालों के साथ कोई मुज़ाकरात वगैरह चल रहे हैं, नेगोशिएशन हो रही है। एक तरफ तो खान साहब अपने जो इनके फॉलोअर्स हैं, इनकी जो कौमी यूथ को खिताब करते हुए ये फरमा रहे हैं कि जनाब माफ़ी नहीं है, उनको माफ़ करना चाहिए। कल जिसमें मैंने जिक्र किया था कि अब माफ़ी नहीं होनी चाहिए वगैरह वगैरह, तो अब ये कह रहे हैं कि जब पीछे इसका मतलब एक तरफ आप उनके पाँव पड़े हुए हैं, दूसरी तरफ आप उन पे दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, जलसे जुलूसों में उन्हें कभी न्यूट्रल्स, कभी जो भी नाम देते हैं, जानवर शानवर, मीर सादक, मीर जाफ़र, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं हमारी जनाब उनके साथ बात चल रही है। अगर यही बात है तो फिर आपको जलसों में भी अपना मुंह बंद रखना चाहिए, लेकिन वहाँ आप चुप नहीं कर रहे और यहाँ कह रहे हैं कि जनाब पीछे जब बात चल रही हो। तो खबरें ये हैं कि खान साहब खुद को धोखा दे रहे हैं। वहाँ खान साहब के डायरेक्ट कोई डायलॉग नहीं चल रहे हैं। वो जो 4-5 इनके पंज प्यारे हैं, उनमें से कुछ लोगों के राब्ते हैं, और वो ज़ाहिर है वो दरवाजे बंद तो नहीं होते। वो बात ज़ाहिर है मुल्क के हालात के मुताबिक किसी को कोई लॉलीपॉप वगैरह देना होता है तो वो दे देते हैं। लेकिन खान साहब की वो सरदस्त वो जो ख्वाहिश है कबल वक्त इलेक्शन, नवंबर से पहले इलेक्शन, नवंबर से पहले हुकूमत की तब्दीली, ये नहीं होने वाला। ये अलग बात है, कुछ खबरें ऐसी हैं कि शायद मई तक कोई एक्सटेंशन वाला मामला, मई तक वो हो जाए। वो कैसे होगा, क्यों होगा, होगा भी या नहीं होगा, इसकी मुकम्मल तफसीलात नहीं है। लेकिन ये अफवाहें, अफवाहों में से एक अफवाह है, बड़ी मजबूत किस्म की अफवाह नहीं होती कि शायद मई तक कोई एक्सटेंशन वाला मामला बन जाए या कंटिन्यू करवाया जाए। वो कैसे करवाएंगे, उनको एक्सटेंशन देते हैं, रीअपॉइंट चंद माह के लिए करते हैं, जो भी कानून का तकाज़ा, या कोई और रास्ता इख्तियार करते हैं। ये कहा जा रहा है कि तीसरा रास्ता इख्तियार किया जाएगा। वो तीसरा रास्ता क्या होगा मुझे तो समझ नहीं आ रही। बहरहाल ये कच्ची पक्की सी खबर है, लेकिन बड़ी तेज़ी के साथ मुख्तलिफ हलकों में ये घुमाई जा रही है, जो घूम रही है। खान साहब उसमें कहीं नहीं है। लेकिन जाते जाते खान साहब की एक और बात आपके गोशगुजार करती हूँ। वह जो मरियम वाली बात की ना उन्होंने कि जनाब वो कानून की हुक्मरानी नहीं है, जो भी उन्होंने बात की, और फिर उनका जनाब ये जो आप कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है ये बड़े अच्छे फैसले करती है, वो जो उनके हक में फैसले आते हैं आप उनको आप NRO 2 कह देते हैं। उनके हाँ, जैसे साफ़ियों में सारे साफ़ी अच्छे नहीं होते, जैसे सियासतदानों में सारे सियासतदान अच्छे नहीं होते, इसी तरह कुछ अदालतें अच्छे फैसले करती हैं, कुछ अच्छे फैसले नहीं करती हैं। खान साहब को खुद नहीं पता कि वो उनका मौक़िफ़ क्या है, कहाँ खड़े हैं। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।